नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाला आपसे नमस्कार करता हूं। क्रांतिकारी सवाल पेश करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम आरयूएचएस से लाइव हैं और आज आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी, जो सीएचओ वाले साथी हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी हम लेके आए हैं। बड़ा संघर्ष था, उसकी बड़ी जीत हुई है और उस जीत में जितने भी साथी लोग साथ थे उन सभी साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। जो क्रांति मार्च हुआ उसका असर आप लोगों को देखने को जल्दी और भी जल्दी अच्छे से मिलेगा। 16 जिलों में हमारा क्रांति मार्च गया और उस क्रांति मार्च से सरकार अभी तक हिली हुई है। कोविड बीच में आ गया, उसकी वजह से हमें क्रांति मार्च रोकना पड़ा बीच में एक बार के लिए, लेकिन हमारा क्रांति मार्च अब वापस रेगुलर होने जा रहा है और उसी की बदौलत आज हमारा दबाव सरकार पे बहुत मजबूती से बना हुआ है। और जो हमारे साथी लोग ये रोज जो यहाँ संघर्ष के लिए आते हैं, लगातार भागदौड़ कर रहे हैं, उन सभी साथियों को तहे दिल से धन्यवाद है कि ये लोग आप लोगों के लिए इतना भागदौड़ करते हैं, तो कम से कम आप सभी इन लोगों को भी सपोर्ट कीजिए। और जो साथी लोग हैं जो एक आध तो हमेशा ही रहते हैं, हर ग्रुप में ही रहते हैं, 2-4 कबूतर होते हैं जिनका काम ही यही होता है फड़फड़ाने का काम, तो वो लोग कुछ करते नहीं है। आज तक उन्होंने कभी कुछ किया नहीं, अपनी रजाइयों से बाहर वो निकलते नहीं है, क्योंकि सर्दियां हैं, पड़ रही हैं अभी, तो सर्दियों रजाई में बैठे हैं। 200 रुपए का एक रिचार्ज होता है, 150, 200, 250 रुपए का, उस रिचार्ज को करवा के, और वो जो पूरे दिन ग्रुपों में ये ऐसे लिख दिया वैसे लिख दिया, 1-2 ही होते हैं, ज्यादा नहीं होते, 2-4 लोग हैं, वो हमेशा हर जगह पे ही होते हैं ऐसे लोग, और उनको हालांकि कोई तवज्जो भी नहीं देता, लेकिन उनका पूरे दिन जो बकबक का जो सिस्टम होता है ना, उन कबूतरों के पंख हम काटेंगे, बहुत जल्द पंख भी काटेंगे, ये गारंटी दे रहा हूं मैं। क्योंकि जिसके पीछे लग गए, अब ऑब्जेक्टिव के पीछे लग गए तो ऑब्जेक्टिव करवा के छोड़ा ना, जो ब्रिज कोर्स चालू करवाना था तो करवा के छोड़ा ना, ज्वाइनिंग दिलवानी थी तो ज्वाइनिंग दिलवा के छोड़ी, सारे काम हुए, अंतिम वरीयता सूची जारी करवानी थी तो करवा के छोड़ी, सब चीज एग्जाम करवाना था सीएचओ का तो करवा के छोड़ा। एलटी आरटी हो चाहे दूसरी भर्तियां हो, सभी भर्तियों में जो हमने बीड़ा उठाया, आज तक किसी में भी हार नहीं हुई साथियों, हर एक आंदोलन में जीत हुई, क्योंकि हम सच्चे दिल से और ईमानदारी से सभी साथियों के लिए मेहनत करते हैं। ये थोड़ना है आप 1-2 लोग हैं जो ये कमेंट करते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि ये लोग या हम लोग कोई आपसे सैलरी ले रहे हैं क्या जो आप इतनी बात बोल देते हो। तो इसलिए सभी साथियों को ध्यान में रखते हुए साथ देना चाहिए, और साथ नहीं दे सकते तो कम से कम किसी के लिए आप उल्टा भरा बुला नहीं कहें, अच्छा रहेगा, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा और सभी की सेहत के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि हम जिसके पीछे लग गए, तो मंत्री जी रघु शर्मा जी के पीछे भी लगे थे, तो उनसे पद छुड़वा के ही माने थे, और जितने लोग अधिकारी हैं जिन्होंने वास्तव में हमारे साथ गलत करने का प्रयास किया, उस अधिकारी को कुर्सी बतानी मुश्किल हो गई, आप सभी को पता है इस बात का। और अभी तो सरकार हमारे हर एक काम कर रही है, और सरकार भी कान खोल के सुन ले। जिस दिन हमारे एक भी काम हमारे सीएचओ का या जो मेडिकल के जितने भी ग्रुप हैं, पैरामेडिकल, फार्मासिस्ट और जो भी हमारी मांगे हैं, उनको दरकिनार या अनसुना करने का प्रयास करेगी, सरकार को बहुत भारी पड़ेगा। ये सरकार को खुद को भी पता है। हम लोग लिमिट बेमतलब की राजनीति नहीं करते, गंदी राजनीति नहीं करते, जैसे रीट में हुई, दूसरी भर्तियों में हुई, सिवाय राजनीति के कुछ नहीं हुआ। लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की तो कुछ की, तो उसके बाद अचानक से उसी दिन रिजल्ट जारी हो जाता है और उन नेताओं को पता ही नहीं रहता कि रिजल्ट भी जारी हो गया क्या। फिर बाद में पद बढ़ोतरी की मांग करते हैं, इतने में उधर से ऑर्डर जारी हो जाता है कि अगली परीक्षा की डेट ये है और 20,000 नए पद सरकार ने निकाल दिए, वो भी उनको पता नहीं रहता। तो आप काहे का किस तरह की राजनीति, आप लोगों को राजनीति चाहिए या लीडरशिप, भी आप लोगों को तय करना पड़ेगा। लीडरशिप सिर्फ लीड की करने का काम होता है, जिसमें नेतृत्व किया जाता है और अधिकारों के लिए लड़ा जाता है। शोषण के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी जाती है और उसमें जीत दर्ज की जाती है, लोगों के अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है। और राजनीति में सिर्फ कुर्सी के लिए लड़ाई होती है। आपको कुर्सी के लिए लड़ने वाले लोग चाहिए या वास्तव में ही अपने साथियों को एकजुट करके अपने प्रोफेशन को बदलने वाले लोग चाहिए, ये आप लोगों को सोचना पड़ेगा। वक्त ऐसा है कि इसमें लोग सिर्फ और सिर्फ दूसरे को खींचने का काम करते हैं। ऐसे में आपको सही समय पे सही दिमाग लगाकर किस तरह से अपने मुद्दे में जीत दर्ज करनी है, अपने क्षेत्र का, अपने फील्ड का कैसे विकास करना है, अपने देश का कैसे विकास करना है, इसकी ओर आप लोगों का ध्यान होना चाहिए, नहीं कि राजनीति की ओर। तो साथियों, सबसे बड़ी बात ये, तो सबसे बड़ा जवाब था जो साथी लोग कई दिनों से कह रहे थे। एक कबूतर तो यही बोल बैठा थोड़े दिन पहले, वीडियो डाल रहा है, कह रहा है कि भाई सरकार जो चाहती है वही होता है। अरे भैया, सरकार जो चाहती है वो होता है, तो ये तो सीएचओ 2 साल बीच में 1.5 साल क्यों अटकी रही? क्यों इसमें 2310 ही पद क्यों थे? 5500 पद भी सरकार चाह रही थी क्या जुड़वाना? 5500 वाली भी भर्ती 2 टुकड़ों में आनी थी, 1500 प्लस
4000 अलग से और 2310 अलग, यानी 3 भर्तियां होनी थी ये टोटल। और हमने इस पूरी भर्ती को एकजुट करवा लिया, नहीं तो 5500 भी सीसीएच वाले साथियों के लिए ही दी जाती वो भर्ती, और जो 2310 ही पदों पे होती, और उसमें कितने लोग लगते, जिसमें से भी एम्स में कई लोग सेलेक्ट हो जाते, टॉपर्स लोग थे तो इस तरह से हालात खराब थे। लेकिन उसके बावजूद ये भर्ती हुई इतने संघर्षों के बाद। और आप ये कहते हो कि आप लोगों को कम से कम माता पिता खाने पीने का जो भी करते हैं 25 साल तक, क्या तुम उनके खिलाफ भी ऐसे ही बोलते हो क्या? जो 1-2 कबूतर होते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, वो जो एक कबूतर बोल रहा था कि ऑटोमेटिकली हो जाता है, आज अधिकारियों ने हमें इतना सम्मान दिया, उन्होंने बोला कि भरत तूने आज तक जो बोला ईयर बैग सिस्टम हटाना है तो हमने ईयर बैग सिस्टम हटवाया, ये चीज ऑनलाइन करनी है तो वो ऑनलाइन करी, हमने जिस भी तरह की तुम लोगों ने मांग की उस मांग को हर एक को पूरा किया है। तो आज भी करेंगे, आप लोग चिंता मत कीजिए। मैंने कहा कि मुझे आंदोलन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, और हमने दबाव इतना मजबूती से रखा क्रांति मार्च का, और सारा बताया कि भाई ये क्रांति मार्च किन किन मुद्दों को लेके है, तो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का भी मुद्दा है। तो इस तरह से हमने इनको पूरी बातें बताई। इन्होंने साफ शब्दों में ये कहा, मीटिंग में पहले सब्जेक्टिव पे अड़ गए थे इसमें से कई अधिकारी, पर हम लोग इसलिए आप लोगों को नहीं बता रहे थे क्योंकि कल को मेरा वीडियो देखकर अधिकारी भी नेगेटिव लेते कि हमारे खिलाफ बोल रहा है। तो खिलाफ की बात नहीं थी, सारे अधिकारियों ने हमारा साथ दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। एग्जाम कंट्रोलर साहब ने भी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, राजेश यादव साहब को भी धन्यवाद जो एआर हैं, और रजिस्ट्रार सर को भी धन्यवाद, और बाकी सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। वीसी साहब जो भंडारी जी हैं, उनके आने के बाद जो ये ऑर्डर जारी हुआ उसके लिए भी उन्हें धन्यवाद। सभी मनोज कुमार शर्मा जी जो कन्वीनर हैं, इसके कोऑर्डिनेटर, उनको भी तहे दिल से धन्यवाद। और सबसे बड़ी जीत जो अभी तक आरएचएस को खुद को नहीं पता था ढंग से, वो मैं बताता हूं आपको किस तरह से हुई है। आप लोगों को अभी भी नहीं पता है कि आप लोगों की जीत ऑब्जेक्टिव में तो हुई है, वो बात मैं मानता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि सभी की लिखने का जो टाइम पीरियड था, कई लोगों का तो 8-8, 10-10 साल हो गए, वो इतना बड़ा जो सब्जेक्टिव में लिख ही नहीं पाते। और फिर जीएनएम वाले साथी थे, उनको इंग्लिश में लिखना बहुत ज्यादा भारी पड़ता। इसलिए हमने हर तरीके से कि कई लोग कह रहे थे 10,000 के मुद्दे में, तो 10,000 का मुद्दा भी साथियों हमने किसी भी तरह से 10,000 का मामला रोक के रखा था। 10,000 का मामला अगर हम नहीं करते, उस वक्त इतना बड़ा आंदोलन हुआ स्वास्थ्य भवन पे, नहीं करते तो शायद उससे 3 दिन बाद ही आरएचएस के अकाउंट में, आप अभी पता कर सकते हो, आरएचएस में खुद पता कर सकते हो आके कि इनके अकाउंट में पैसा भेज दिया गया था एनएचएम के थ्रू। लेकिन हमने उस दिन वो आंदोलन किया और उसी की बदौलत उसी टाइम से वो पैसा रुक गया, और उसमें अभी तक कमेटी बनी हुई है और उसके कोई फैसले ढंग से नहीं आए हैं। पर फैसला भी उसमें भी बहुत पॉजिटिव आएगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा अभी। अब अगला पड़ाव हमारा 10,000 के लिए ही रहेगा और वो बहुत जल्द सोल्व भी करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं ऑब्जेक्टिव के अंदर एक बड़ी जीत कैसे हुई है, वो मैं आपको बता दूं साथियों। जो सीएचओ के अंदर ऑब्जेक्टिव पैटर्न करवाया गया है, उसमें आप अभी लेटर देखेंगे तो जो कह रहे थे ना कि इग्नू से भी अच्छा काम हमने करवा दिया आपके लिए साथियों। वो ऐसे है कि इग्नू में 35 नंबर का यानी 50% का पास था, जबकि इसके अंदर हम लोगों ने आपके लिए ऐसी सुविधा करवाई है कि जो टोटल 50% है, मतलब टोटल का 50% यानी इंटरनल 30 नंबर और जो बाकी के जो 70 नंबर का पेपर है उसको और इंटरनल को दोनों को मिला के 50% आपको लाने हैं। ये बहुत बड़ी जीत अपन लोगों की हुई है और ये हमने बहुत तरीके से ये काम करवाया है। आज तक कई लोग कह रहे थे बोले 35 का पास होगा, ये होगा वो होगा, तो मैं बता दूं आपको 20, 22, 25 इससे ऊपर शायद नंबर मेरे हिसाब से नहीं लाने पड़ेंगे, क्योंकि लगभग कॉलेजेस से 25 नंबर से ऊपर इंटरनल मार्क्स भेज दिए जाएंगे। और 10,000 वाले इश्यू में जो मेन दिक्कत आ रही थी वो इंटरनल मार्क्स की और प्रैक्टिकल मार्क्स की जो दिक्कत आ रही थी वो आ रही थी। और हम जिस स्तर पे हमारा काम कर रहे हैं 10,000 वाला, वो हम हमारा दिल जानता है। हम दिल्ली तक चले गए हैं उस मैटर के लिए, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। बड़ी जीत हमें मिलेगी जल्द से जल्द। कोशिश यही रहेगी कि सभी, चाहे वो कॉलेज वालों को भी अगर 1% देने का प्रयास होता है तो भी मैं आपसे वादा करता हूं कि भरत बेनीवाल आप लोगों के लिए बैठेगा और एक एक बच्चे के पैसे जो न्याय है, जो बाहर रहा है, मैं उससे वादा करता हूं कि उसको पैसे दिलवाएंगे। हम लड़ झगड़ के दिलवाएं, आंदोलन करके दिलवाएं, चाहे सीएम तक जाना पड़े, चाहे दिल्ली तक जाना पड़े, हम हर हाल में उनके पैसे दिलवाएंगे। किसी के साथ अन्याय न तो अब तक होने दिया है और न आगे होने देंगे। साथियों, ऑब्जेक्टिव का रहा बात ऑब्जेक्टिव के इशू की, तो ऑब्जेक्टिव का इशू क्लियर हो गया। अब पढ़ाई पे अपनी पे ध्यान दें। जो ये कबूतर 1-2 इनको भी कहना चाहता हूं कि तुम लोग पढ़ाई पे ध्यान दे लो। हो सकता है फिर तुम मुझे मत कहना कि भाई साहब काश हम आपकी बात उस वक्त मान लेते। साथियों, ये तो बौखला गए हैं कुछ लोग, जैसे जो वीडियो डाला था एक बंदे ने, तो वो बौखला गए। उन्होंने सोचा कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, क्योंकि उस बंदे ने 2 दिन पहले वहां पे जाके मतलब ज्ञापन देने गए हैं और उसमें ये कह रहे हैं कि सब्जेक्टिव होगा। अरे भैया, सब्जेक्टिव होगा ये तो सभी को पता है। आज तक आरयूएचएस का कोई भी एग्जाम इतिहास में आप उठा के देख लेना, अगर
किसी भी कोई भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पैटर्न से, जो कोर्स का एग्जाम होता है उसमें ऑब्जेक्टिव पैटर्न से हुआ हो तो मुझे बता देना, मैं मान जाऊंगा कि हाँ वास्तव में। पीजी जो कर रहे हैं एमबीबीएस के बाद जो पीजी कर रहे हैं, उन साथियों ने भी अभी थोड़े दिन पहले आंदोलन किया था। उस आंदोलन में पूरे राजस्थान के हॉस्पिटल, भारत के हॉस्पिटल जाम हो गए थे, जिसमें मुख्य रूप से पीजी के एग्जाम के लिए 2 डिमांड्स रखी गई थी। एक तो पीजी की काउंसलिंग चालू हो जल्द से जल्द, और जिनकी पीजी चल रही है उनका जो पैटर्न है एग्जाम का वो ऑब्जेक्टिव हो। 2 ही मांग रखी, उनकी भी वो मांग पूरी नहीं हो पाई साथियों, लेकिन अपनी मांग पूरी हुई। वो इसलिए हुई क्योंकि अपन लोगों का जो काम करने का तरीका है, युद्ध को जीतना कोई ये नहीं होता कि बहुत बड़ी सेना लेके जीता जाता है। युद्ध जीतने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं होती है, लेकिन रणनीति और दिमाग शानदार होना चाहिए और आपका प्रहार बहुत शानदार होना चाहिए। जो सामने वाला है उस पर अटैक बहुत शानदार होना चाहिए, और उस अटैक की बदौलत अपनी बड़ी जीत हुई। साथियों सुबह से हम यहीं थे, यहाँ से पहले तो रजिस्ट्रार सर ने कन्वीनर साहब के पास हमने ऑर्डर के भिजवाया कि भी रात को ही साइन हो गए थे, लेकिन कन्वीनर साहब के पास भिजवाया और फिर सभी कॉलेजों को अभी कन्वीनर साहब ने भेज दिया है। और सभी को हार्दिक शुभकामनाएं इसके लिए कि आपको अब मेरे को लग रहा है कि 6400 के 6400 जो 6353 के करीब साथी लोग ब्रिज कोर्स कर रहे हैं, उसमें से कुछ एक अभी भर्तियों में सेलेक्ट होकर निकल गए होंगे, तो 6200 6250 के करीब लोग ब्रिज कोर्स कर रहे हैं। तो उन सभी साथियों को ज्वाइनिंग मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है, और ये बड़ी जीत हम लोगों की हुई है। तो इस जीत के लिए हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। दूसरा 10,000 का जो इशू है उसमें भी हम लोग पुरजोर तरीके से लगे हुए हैं, और बहुत जल्द उस मुद्दे में हम दिल्ली तक चले गए हैं। अगर कोई भ्रष्टाचार राजस्थान का कोई अधिकारी या कोई मंत्री या कोई भी किसी भी लेवल पे करेगा तो ये मैं वादा करता हूं कि जेल भी भेजने का काम हम कर सकते हैं। अगर कोई गलत तरीके से करेगा, जो सही करेगा हम हमेशा उनके साथ हैं, जो गलत करेगा हम उनको हमेशा उनको ध्यान में रख के चलते हैं, और जिसके पीछे लग जाते हैं उसको पीछा नहीं छोड़ते। साथियों आगे इशू है जो आप लोगों का आएगा, वो जो मैंने 16 जिलों में गया था क्रांति मार्च में, ऑब्जेक्टिव का वादा किया था सभी से, वो ऑब्जेक्टिव का एक वादा पूरा हो गया। 10,000 का भी हम जल्दी निपटाएंगे। सबसे मुख्य जो आप लोगों ने भी मुझे डिमांड नहीं बताई वो मैं बता देता हूं, आगे चल के आप लोगों को होम टाउन के हिसाब से या जो डिस्ट्रिक्ट चॉइस है वो भरवाई जाए, तो उसमें फर्स्ट चॉइस आप लोगों को मिले, ये हम लोग प्रयास करेंगे आगे। तो आप लोग अपने सभी विधायकों से बोल के अभी से डिजायर बनवानी शुरू कर दें कि सभी लोगों को जो फर्स्ट चॉइस सेकंड चॉइस है वही मिले, क्योंकि सभी सेंटर्स खाली पड़े हैं, तो आप लोगों को किसी को दिक्कत नहीं आए। तो ऐसी डिजायर आप अकेले के लिए खुद के लिए ना बनवा के पूरे प्रोफेशन के लिए बनवाएं कि सीएचओ की जो भी आगे जो ज्वाइनिंग होनी है उन ज्वाइनिंग के दौरान सभी को होम टाउन मिले। इसके लिए जो डिस्ट्रिक्ट चॉइस है फर्स्ट और सेकंड चॉइस में से ही मिले, या तो वो डिस्ट्रिक्ट मिले या डिस्ट्रिक्ट से ऊपर संख्या निकल जाते तो उसके पास वाला डिस्ट्रिक्ट मिले। तो ऐसे आप लोगों को लेटर बनवाने हैं, ये मैं सभी जगह कह के भी आया हूं 16 जिलों में, और आगे भी हम लोग सारे काम करते जा रहे हैं तो वो भी कहेंगे। तो साथियों अभी क्रांति मार्च कल शुरू भी हो गया हमारा। कल 2 कॉलेजेस में गया भी था, जहां कॉलेजेस में कुछ कॉलेजेस में परेशान करने का प्रयास किया जा रहा था। हम कॉलेजों के नाम नहीं आपको लीक कर सकते, क्योंकि कॉलेजेस को बदनाम करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम चाहते हैं कि भी स्टूडेंट्स के साथ गलत नहीं हो, किसी के साथ तो कॉलेजेस के साथ भी गलत नहीं हो, सभी को साथ लेके हम चलना चाहते हैं, सभी को मजबूती से आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन कोई भी कॉलेज वाला ये कान खोल के सुन ले, अगर 1% भी किसी को परेशान किया तो ये बच्चे तो आज हैं कल नहीं है, भाई पास आउट होके चले जाएंगे, लेकिन फिर कहां जाओगे आप लोग, ये आप सोच लेना। भरत बेनीवाल पहले भी कई कॉलेजों के ताले लगा चुका है, फेसबुक पे आप खोल के देख सकते हैं कितनी कॉलेजों के ताले लगा चुका हूं मैं। आप लोगों के लिए मेरे को जयपुर से लेके सीएमओ से लेके और पीएमओ तक भी जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। लेकिन आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप हमारे आदरणीय हैं, आप हमारे किसी बच्चे को परेशान नहीं करें कि भी हॉस्टल में नहीं रहते हुए भी जबरदस्ती हॉस्टल के लिए साइन करवा रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि कुछ करो कभी कुछ करो। तो ऐसा आप लोग कान खोल के सुन लें, ये मेरी खुली धमकी है, चाहे चेतावनी है और साथ में रिक्वेस्ट भी है। पहले रिक्वेस्ट है, हमारा नियम है, पहले आवेदन फिर निवेदन और फिर नहीं माने तो दे दनादन। तो साथियों बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात, जो एब्सेंट रह गए थे कुछ साथी, जो एब्सेंट शो कर दिया गया था, बार बार बात यही आती है, वो उन लोगों को प्लस एब्सेंट शो कर दिया गया था जेडी के द्वारा, उनके लिए कड़ी बहस हमारी एनएचएम एमडी साहब से भी हुई, नए आए एमडी साहब, कल परसों हमने सारी एमडी साहब के सामने पीडी साहब से भी हुई और सचदेवा जी से भी हुई इस मामले में। तो आपको पता है, साफ साफ हमने कह दिया है कि भाई ये जो प्रेजेंट होते हुए भी एब्सेंट इनको शो कर दिया तो इनको तुरंत प्रभाव से इनका समाधान नहीं होता है। तो इस बुधवार को मैं एनएचएम के सामने हो सकता है मैं अनशन पे बैठूं,
या उनके लिए धरने पे बैठूं, फाइनल हमारा हो चुका है। और उसमें जो समस्या मूल आ रही थी वो मैं आपको बता देता हूं साथियों। 45 के करीब साथियों का जो बैच है उसकी पूरी तैयारी कर ली हमने। आरयूएचएस में ही वो बैच स्टार्ट होगा, ब्रिज कोर्स का जो नया बैच आना है वो भी हमने तैयारी करवा ली है। यहाँ पे सारा तय हो गया है मामला, लेकिन सिर्फ एनएचएम की देरी ये हो रही है कि आरयूएचएस ने ही छोटी मोटी देरी, उनकी आरयूएचएस की वजह से उनको देरी हो रही है। यहाँ से आज हमने बात की थी, सुबह भी, कल शाम को भी बात की थी। 2 गर्ल्स हैं, उन दोनों गर्ल्स का अभी वेरिफिकेशन होके वहां नहीं गया है, जिन्होंने बीएस नर्सिंग के साथ सीसीएच कर रखा था और वो सीसीएच के लिए उन्होंने डॉक्यूमेंट्स लगाए थे यहाँ पे। तो उन बच्चियों का और वेरिफिकेशन होके जाना था कि अगर उनका सीसीएच मान्य कर लिया गया है तो ठीक है, और मान्य नहीं तो उनको डायरेक्ट ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। थोड़े दिन बाद उनको ब्रिज कोर्स नहीं करना पड़ेगा। और नहीं तो जो है उनको जो सीसीएच नहीं किया है तो उन लोगों के लिए फिर ब्रिज कोर्स का इन्हीं के साथ बैच जोड़ के और काम किया जाएगा। तो इसलिए उन लोगों के 2 गर्ल्स की वजह से अभी पूरा मामला रुका हुआ है। और वो हालांकि कुछ साथी लोग मिले भी थे एमडी साहब से, उससे पहले मैंने पीडी साहब से मिलकर बात रख भी दी। तो पीडी साहब ने हमें मंगलवार का कहा था और वही बात एमडी साहब ने भी बोली है। तो आप चिंता ना करें, आपका समाधान हो रहा है साथियों। नहीं होता है तो इस बार मैं आप लोगों के लिए धरने पे बैठ रहा हूं, प्रॉमिस है। अलग से चाहे 10 लोगों के लिए भी बैठना पड़ेगा तो भी हम बैठेंगे, लेकिन एक भी साथी को परेशान नहीं होने देंगे। सबसे मुख्य मुद्दा चल रहा है साथियों इसके अलावा पोस्ट बेसिक का और वेटिंग का। पोस्ट बेसिक वाले साथी हैं, उनके साथ जो है हमने यहाँ पे बात मजबूती से रखी है। इनको वेरीफाई करके भेजने में इतना समय लगना नहीं चाहिए था, इसलिए हमने हमारी कल इनसे की बहस भी हुई। तो वो पोस्ट बेसिक वाला जो मामला है वो भी क्लियर होने वाला है। उनको मेरा प्रयास यही है कि उनको एग्जाम देना ही नहीं पड़े। मैं किसी भी तरह से उनका कोशिश कर रहा हूँ, ज्वाइनिंग चाहे इनके साथ हो जाए लेकिन एग्जाम नहीं देना पड़े और इनको ब्रिज कोर्स में बेमतलब में परेशान नहीं होना पड़े। हमारा परम उद्देश्य है ये और हम हर हाल में इसको करवा के छोड़ेंगे, आप चिंता ना करें। लेकिन साथ में साथियों आप लोग तैयारी भी थोड़ी जारी रखें। ये मुद्दा थोड़ा सा डिले जरूर हुआ क्योंकि इसको मजबूती से ढंग से अपन ने नहीं उठाया पहले। ये हमारी कमी मानो, आप अपन लोगों की कमी मानो कि हम लोग इसको मजबूती से नहीं उठा पाए। लेकिन अब कोई और मुद्दे हैं भी नहीं, इनको ही निपटाना है। तो वो 1-2 दिन में अब इनको भी हम निपटवा देंगे, जो एब्सेंट वाला और पोस्ट बेसिक वाला। वेटिंग का साथियों सबसे बड़ा इंतजार सभी साथियों को चल रहा है। हमारा भी मन करता है कि हमारे भाई लोग लगे जल्दी से जल्दी। इसके लिए हम दिल्ली तक चले गए हैं। ये जो एब्सेंट, पोस्ट बेसिक वाला, 10,000 वाला, ये सारे मैटर हमने केंद्रीय मंत्री जो भारती प्रवीण पवार मैडम है उनसे भी बताए हैं। उसका भी मैं निष्कर्ष आपको बता देता हूं, उसमें क्या क्या मुद्दे हमने बताए हैं और क्या क्या उनका निष्कर्ष निकला है। एमडी साहब से भी हमने नए आए हैं तो उनको आते ही पहले समझाया, क्योंकि आते ही तो किसी का गला नहीं पकड़ सकते, किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते। एक तरीके से हम लोग अन्याय तो क्या कर रहे हैं, उसका विरोध नहीं कर सकते, सॉरी। तो साथियों इसलिए पहले समझाना जरूरी रहता है। तो सभी को यहाँ पे भी वीसी साहब नए आए हैं, आते ही उन्होंने हमें अच्छी खुशखबरी दी है, उसके लिए धन्यवाद है उनको। तो साथियों इसमें ये मुख्य रूप से जो वेटिंग का मामला है वो रख दिया था हमने मजबूती से। पीडी साहब ने भी पूरा मामला तैयार कर दिया था, लेकिन वेटिंग का लेट होने का रीजन सिर्फ एक ही रहा। वो रीजन ये था कि भाई एक तो कोविड पॉजिटिव आ गए थे सभी लोग। 70% जो स्टाफ है वो कोविड पॉजिटिव था, जो काम करने वाला। खुद पीडी साहब भी पॉजिटिव थे, वो भी नेगेटिव होके अभी आए हैं पिछले उसमें एंड वीक एंड में। और साथियों साथ में जो एमडी साहब हैं वो अभी नए आए हैं। तो वो नए आए हैं तो देखेंगे, पहले भी एमडी नई आ गई थी मैडम तो दिक्कतें आई थी, बीच में पीडी सर नए आ गए थे, अब तो हेल्थ सेक्रेटरी भी नए आ गए। तो वेटिंग का मामला तो हेल्थ सेक्रेटरी साहब तक भी जाएगा। तो वो भी सारी संभावनाएं हैं कि जल्द से जल्द निकलवाएं। तो साथियों ना तो इसमें हमारी गलती है, ना आप लोगों की गलती है, ना सरकार की गलती भी नहीं मानता मैं इसलिए नहीं मानता सरकार की और अपन सभी की गलती, क्योंकि इसमें अधिकारी चेंज होगा तो वो कभी भी क्या पता कल को वेटिंग में कोई फर्जीवाड़ा करके चला जाए पीछे वाला अधिकारी और साइन कर दे, तो वो बहुत भारी नए अधिकारी पे पड़ जाता है आने के बाद। तो वो अप्रूवल तभी देंगे जब उसमें जांच कर लेंगे कि पूरा मामला क्लियर है क्या, वो क्या किस नियमों से वेटिंग का काम हुआ है, किस किस नियमों से नहीं हुआ है। पूरी एक एक चीज पीडी साहब और एमडी साहब दोनों देख के पूरा चेक करके जल्द से जल्द अगले सप्ताह में हम लोग करवाने का इसका काम करेंगे। बहुत पुरजोर तरीके से लगे हुए हैं और इसीलिए हमने दिल्ली सरकार को यही कहा था, अभी दिल्ली गए हैं मैडम के पास, तो साफ ये कहा है कि मैडम अगली भर्ती का आप तैयारी करवाइए, ताकि अगली भर्ती का नाम लेंगे तो ये भर्ती का बोले पहले वाली निपट गई क्या। तो हमने कहा कि मैम पहले वाली अभी नहीं निपटे, उसमें वेटिंग और स्पोर्ट्स की सूची अभी जारी नहीं हुई है। तो स्पोर्ट्स की सूची जारी करने के लिए हमने मैडम से एक मेल अनुराग ठाकुर जी को भी करवाया है, ताकि वो सीरियसली लें इसको। केंद्रीय जो स्पोर्ट्स के मिनिस्टर हैं, जो फेडरेशन का भी मामला अगर चल रहा है, कोई दिक्कत है तो पेंडेंसी नहीं रहे, वहां से गए तो थे ही, तो हमने सोचा समाधान हो जाए। तो स्पोर्ट्स की सूची हो जल्दी से जल्दी जारी, साथ में जो स्पष्ट रूप से वेटिंग का किसी भी तरीके से समाधान हो। तो वेटिंग बहुत जरूरी है निकलनी, वेटिंग के लिए लगातार भागदौड़ हमारी चल रही है। हमने बताया आपको 600 के आसपास वेटिंग आने की संभावना है। और साथियों
जल्द से जल्द इस वेटिंग को निकलवाने का काम करेंगे, नहीं तो आंदोलन पे बैठने में भी हम हर्ज नहीं करेंगे। बहुत जल्द इस अगले सप्ताह में नहीं आती है तो उससे अगले सोमवार से बुधवार के बीच बड़े आंदोलन के रूप में हम लोग उभरेंगे और एक बड़ा आक्रामक आंदोलन हम करेंगे राजस्थान सरकार के खिलाफ। क्रांति मार्च हमारा चल ही रहा है, सरकार कान खोल के सुन ले, भारी पड़ जाएगा। आसानी से काम हो जाए तो बढ़िया है। कोविड में हमें ऐसी स्थिति नहीं आए कि हमें आंदोलन करना पड़े। हम भी सरकार का और जनता का जो है स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहते हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप लोग थोड़ा ध्यान रखें। उसके बाद साथियों, जो मुख्य रूप से लैब टेक्नीशियन और असिस्टेंट रेडियोग्राफर के साथी है, इसमें भी अभी सीएचओ का भी कुछ और मैं आपको बताऊंगा। एक बार सीएचओ वाले साथी भी जुड़े रहे, कुछ चीजें और भी बतानी है। सीसीएच जो है उसके लिए भी बताना है। नई भर्तियों में जो सीसीएच का जो रगड़ा चल रहा है उसको समाप्त करने के लिए हम दिल्ली गए थे, और जो नियमितीकरण का जो मांग है मुख्य रूप से उसको पूरा करने गए थे। तो नियमितीकरण की जो मांग है वो काफी हद तक हमारी पॉजिटिव रही है। मैडम ने कहा है कि ठीक है, हम भारत सरकार की गाइडलाइन को फॉलोअप करवाने के लिए राजस्थान सरकार पे दबाव बनाएंगे। तो केंद्र सरकार 6 साल बाद या 5 साल बाद जो भी परमानेंसी की जो है नियमितीकरण की जो गाइडलाइन है उसको सभी राज्यों को सरकार भेजे और उनसे फॉलोअप करवाए उस पे, या उन पे दबाव बना के, क्योंकि 5 साल बाद इन लोगों को कहीं जगह नहीं है। अगर 5 साल बाद आप लोग हटाने पे आ जाएं, हालांकि आज तक कोई लगा हुआ कभी हटा नहीं है, लेकिन फिर भी कोई हटता है तो बहुत दुख होता है। हमें हर हाल में इसका पूरा कैडर का पूरे के पूरे का नियमितीकरण चाहिए, तो इसलिए पूरा का पूरी प्रक्रिया आप लोग शुरू करें। तो मैडम ने कहा है कि इसमें इस कमेटी में मनसुख मांडविया जी भी हैं, और परसों मनसुख मांडविया जी की बेटी की शादी थी तो उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे जो केंद्रीय चिकित्सा मंत्री मनसुख मांडविया जी, उनकी बेटी की शादी थी। तो मैडम, हालांकि मैडम पे ही पूरा लोड था, उसके बावजूद मैडम ने हमसे आधे से पौन घंटे लगातार बात की। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं मैडम को, केंद्रीय मंत्री को, और आपके भाई का और आप सभी की ताकत है ये कि हम जो केंद्रीय मंत्री किसी से 2 मिनट के लिए नहीं मिल सकते, निर्माण भवन में किसी की एंट्री नहीं है, किसी मंत्री से इस कोविड के प्रोटोकॉल में किसी से भी मिलने की अनुमति नहीं है, उसके बावजूद मैडम हमसे मिली और हमें इतना बड़ा सहयोग किया। उसके लिए तहे दिल से मैडम को धन्यवाद है। और उन्होंने पुरजोर तरीके से मेल किए। उस दिन हम लोग, जब मेरा पिछला वीडियो आया था दिल्ली से, उसके बाद एक बड़े मेल हुए। उसके बाद परसों, कल और आज 3 दिन से लगातार सीएचओ के लिए, केवल सीएचओ के लिए एनएचएम में मीटिंग्स चल रही हैं। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है आप लोगों के लिए। ये अपन लोगों की ताकत है सभी की कि अपन लोग इसी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। तो साथियों, ये तो तीनों चीजें हो ही गई। फिर साथ में मुख्य रूप से जो वेटिंग है, इसके अगली भर्ती का जोर पड़ेगा तो वेटिंग जल्दी आएगी। और सीसीएच है, उसको मैडम ने कहा है कि अगली भर्ती से तो हम कोशिश करेंगे कि चलो ठीक है, हम हटा देंगे सीसीएच को, लेकिन अभी जो भर्तियां हैं उनमें तुरंत नहीं हटाया जा सकता। दिक्कत ये है कि पॉलिसी का जो सिस्टम है, वो पॉलिसी में बदलाव लाने के लिए कुछ जो वहां पे पॉलिसी के लिए अलग अलग अधिकारी बने हुए हैं, तो पॉलिसी से रिलेटेड जो अधिकारी हैं उनसे हमें वापस मिलने के लिए अभी दिल्ली बुलाया है। तो उनके लिए हम जाएंगे अभी, और उन अधिकारियों से मिलकर पूरा पॉलिसी का दोबारा से जो संशोधन होना है वो संशोधन होगा। क्योंकि नियम बदलाव, कई लोग सोचते हैं आरयूएचएस में जो है ऑब्जेक्टिव वाला बहुत इजीली हो गया होगा, उनको ये नहीं पता कि एसी में बॉम्ब और बीओएस, इनकी मीटिंग करवाने के लिए अच्छे के हाथ पांव फूल जाते हैं। बीओएम यानी बोर्ड ऑफ मेंबर्स की मीटिंग सिर्फ और सिर्फ पूरे साल में 1 या 2 होती है साथियों, वो भी बड़ी मुश्किल से होती है। और आप लोग 15 दिन में आप लोगों का नियम संशोधन हो गया, ये ऑब्जेक्टिव वाला। ये बहुत बड़ी जीत है अपन लोगों की, और ये इतिहास में पहली बार ही हुआ है कि आरयूएचएस के लिए। और इतना, ये लगभग मुझे लगता है कि मेरे साथी लोग सभी पास भी हो जाएंगे इसकी वजह से। तो इसी तरह से पॉलिसी में संशोधन यानी सीसीएच के लिए जो संशोधन होंगे ना नियमों के, उसके लिए भी समय लगता है साथियों, कम से कम 1-2 महीने लगते हैं उसमें। पर अभी जो भर्ती है आने वाली, उस भर्ती में हम चाहते हैं कि सभी को मौका मिले। यूपी में भी एक भर्ती निकल गई अभी, उसमें भी हम चाहते थे कि भी सीसीएच को वैलिड, विदाउट सीसीएच को और सभी को एक साथ लिया जाए, और सीसीएच वालों को तो डायरेक्ट ज्वाइनिंग दे दी जाए, और जिनका सीसीएच नहीं हो रखा है उनको जो सीसीएच करवा के फिर ज्वाइनिंग दी जाए। तो इस तरह से हमारा था, लेकिन अभी इस भर्ती से अब हम प्रयास करना शुरू किया हमने सीसीएच वाले के लिए। और राजस्थान में तो कोशिश यही रहेगी कि 3538 भर्तियां यानी टोटल 5300 भर्तियों के करीब हम लेके आएंगे इसमें, और उसमें विदाउट सीसीएच यानी सभी को इन्वॉल्व किया जाए, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग और आयुर्वेद सभी को इन्वॉल्व किया जाए। ऐसे करके हम प्रयास करेंगे साथियों। बस इतना है सीएचओ के लिए तो मुख्य रूप से। और जो 15 मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी भर्तियों के लिए हम मैडम से मिले थे, क्योंकि अभी मैडम के पास ही पूरा चिकित्सा मंत्रालय का चार्ज है। मनसुख मांडविया जी 5-6 दिन से शादी में व्यस्त है, तो
मैडम के पास ही था, तो मैडम ने उसको भी अपडेट कर दिया है कि जो 15 मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, चाहे नर्सिंग कॉलेज नए खुल रहे हैं, उनमें सभी में नर्सिंग ट्यूटर्स, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर सभी की भर्तियां हो, उनमें जो सुविधाएं हैं वो मजबूती से मिले, हॉस्टल की सुविधा से लेके एक एक सुविधा मजबूती से मिले, क्योंकि कॉलेजेस तो एक खोल देते हैं मेडिकल कॉलेजेस, लेकिन उनकी सार संभाल कोई नहीं करता। बॉयज के लिए कोई हॉस्टल नहीं है वहां पे, एसएफएस की सीटें चल रही हैं जिसके अंदर 50-50 हजार रुपए बीएससी नर्सिंग के छात्रों की फीस है। अब इतने परेशान वो लोग होते हैं, उसके बावजूद सरकार की सूद नहीं है इनकी तरफ, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जल्द से जल्द इसके लिए बहुत अच्छे से काम करें, और जो गवर्नमेंट कॉलेजेस जितनी भी हैं उनके अंदर सभी की मूल जो एसएमएस के इक्विवेलेंट जो फीस है, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे नर्सिंग कॉलेज हो, चाहे फार्मेसी कॉलेज हो, सभी में बराबर उन्हीं के हिसाब से फीस हो, और मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज है तो गवर्नमेंट कॉलेज के हिसाब से फीस हो, न कि एसएफएस सीटों के हिसाब से, और जो फैकल्टी है वो भी पूरी तरह से स्थायी हो। नई भर्तियां जो 1500 से 1800 के बीच प्रोफेसर, लेक्चरर्स, ट्यूटर्स सभी की आनी चाहिए, जिससे क्या है वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल सभी की, ताकि मूल रूप से जो स्टूडेंट्स को एक खेप तैयार होगी, क्वालिटी तैयार होगी, वो क्वालिटी तैयार होनी बहुत जरूरी है। इसके लिए नई भर्तियां आए जल्द से जल्द, और जो नई स्थायी भर्तियां हैं उनके लिए भी हम जल्द मिलेंगे, अभी सोमवार मंगलवार तक। तो साथियों उसके लिए बता दी मैंने आपको। आगे आ जाओ आप लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर के लिए। तो साथियों रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन के लिए आज मुझे बहुत दुख हो रहा है कि बहुत मेहनत करने के बाद 350 के करीब भर्तियां हमने एलटी में और 83 के करीब भर्तियां हम रेडियोग्राफर में जुड़वाने में सक्षम हुए। हम इंटरनली बहुत अच्छे से वो काम कर रहे थे, और राजस्थान के इतिहास में पहली बार ही हुआ होगा। हमें मंत्रियों ने कहा कि भाई भर्ती, अभी लेटेस्ट में वो उदाहरण दे रहे हैं, पहले तो जोड़ दी उन्होंने और अब वापस उसको लेस करने की कह रहे हैं। तो मंत्री से हम मिले तो इस विषय पे उन्होंने कहा कि ऐसे जोड़ने में फिर रीट वाले भी आते हैं हमारे पास, दूसरे वाले भी आते हैं। तो हमने साफ कहा कि जब आप इमरजेंसी का नाम लेके आप जोड़ सकते हो इसमें इजीली, क्योंकि इमरजेंसी है, थर्ड कोविड की लहर चल रही है, तो ऐसे में इनको भर्ती जोड़ने में दिक्कत कहाँ है, आप लोग ये बताइए। इमरजेंसी में तो कोई भी काम किया ही जा सकता है, हमें स्टाफ की आज जरूरत है तो क्यों नहीं लेंगे आप लोग। तो हमने कोविड के हिसाब से भी बताया। दूसरा हमने ये भी बताया, उन्होंने कहा कि क्या राजस्थान में आज तक भर्तियों में ऐसे बढ़ोतरी हुई नहीं है कभी बाद में, भर्ती के बाद में। मैंने कहा भर्ती के बाद में बढ़ोतरी क्यों नहीं हुई है। 5500 पद तो मैंने सीएचओ में ही जुड़वाए हैं, और राजस्थान के इतिहास में सीएचओ वाले साथी कान खोल के सुन लें, उन सीएचओ वाले साथियों को तो सोचना चाहिए कि 5500 पद जुड़े जो तिगुने हो जाते हैं एकदम एक तरीके से 2310 के। आज तक के इतिहास में अगर कहीं जुड़े हो ना किसी भर्ती में, बाद में भर्तियों में पद कभी नहीं जुड़ते हैं। उसके बावजूद हमने जुड़वाए, लेस जरूर कर देते हैं पद, लेकिन बढ़ते कभी भी नहीं है। तो साथियों उसी तरह से इसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आप चिंता ना करें। आप लोग, मुझे ये पद भी मैंने ही शुरू करवाई थी, फाइल भी, और हम जल्दी से जल्दी इसको पूरा भी करवाएंगे। और इस मांग को, क्योंकि गुपचुप में सारा काम कर रहे थे, बहुत अच्छे से हमारा काम चल रहा था, लेकिन कुछ लोगों को ये रास नहीं आया कि ये पद कैसे बढ़ गए, तो उनको दुख हुआ। जबकि कुछ लोगों को भड़काया भी गया। अगली जो भर्ती आनी है लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर की, उस भर्ती वाले साथियों को भड़काया गया कुछ एक को कि तुम्हारे काट लिए जाएंगे। अरे भैया, तुम्हारे लिए भरत बेनीवाल बैठा तो है, तुम्हारे पद और मैं तो 1.5 गुना पद बढ़वाना चाह रहा हूं आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए और भर्तियां जुड़वा रहे हैं हम लोग, नई मेडिकल कॉलेजेस आई हैं उनके पद भी जुड़वाना चाह रहे हैं। आप चिंतित मत हो साथियों, सभी के लिए, इन साथियों को भी रोजगार मिलने दो और आप लोगों की भी होने दो। जो फेयर, आरपीएमसी और आरएचएस के अंडर के जितने भी बच्चे हैं उन सभी को रोजगार मिलने दो। मैं तो ये कहना चाहता हूं आपसे। फिर साथियों, जो अदर जो इश्यूज हैं उनके लिए भी हम लोग, फार्मासिस्ट जो भर्ती है उसके लिए अब फुल एक्टिव अगले सप्ताह से हो रहे हैं, और उसको लिखित परीक्षा से जल्द विज्ञप्ति जारी कराने के लिए हम पूरी ताकत झोंक देंगे, और उसके लिए लड़ाई शुरू हो गई। हमने टीम बना ली है, बहुत अच्छी टीम बनी है साथियों। सभी को एक एक बार कॉल किया जाएगा, तो आप लोग कॉल उठा लेना। फार्मासिस्ट वाले जितने भी साथी लोग हैं बड़े स्तर पे इस आंदोलन को करेंगे और मजबूती से आंदोलन को करेंगे। और जब दिल्ली गए हैं अभी, तो सैलरी का इश्यू भी हमने मैडम को रखा था साथियों, नियमितीकरण के साथ साथ। तो वो सैलरी का इश्यू जो है वो जल्द से जल्द इनसे प्रगति रिपोर्ट मांगे हैं मैडम ने। सभी इस मामलों में जो मामले अपन ने केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्री जी को दिए हैं, उसमें प्रगति रिपोर्ट मांगी गई है। वो प्रगति रिपोर्ट में ये मांगा गया है कि भाई, हमने जब आपसे जो क्वेश्चंस पहले पूछे थे और जो जांचें करवाई 10,000 वाले मामले में कि भाई बच्चे किस बच्चों को दिए जा रहे हैं या संस्थान को दिए जा रहे हैं, क्या क्या किया जा रहा है, तो उसके लिए जो रिपोर्ट मांगी जाएगी, सभी चीजों के लिए रिपोर्ट मांगी जाएगी साथियों। वेटिंग के लिए भी रिपोर्ट मांगी जाएगी, क्योंकि हमने बताया कि HWC आज जो मैडम को साफ बताया कि सबसे ज्यादा बुरी स्थिति अगर कहीं है तो राजस्थान की है। सबसे नीचे 28 में से 26वें रैंक पे आज HWC का जो रैंक है पूरे इंडिया में राजस्थान का है। तो इसको सुधारना बहुत आवश्यक है मैडम। तो मैम ने कहा कि वास्तव में चिंतनीय है ये चीज। तो हमने मैम से कहा कि जल्द से जल्द इनको ज्वाइनिंग देके 31 मार्च से पहले इस रैंक को सुधारे। और रैंक सुधारना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, हमारा उद्देश्य लोगों के स्वास्थ्य को बचाना, उनके हमारे देश के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करना होना चाहिए। तो उसके लिए बहुत जरूरी है, ये बहुत आवश्यक है। तो साथियों,
जल्द से जल्द आप लोगों के लिए आगे की लड़ाई लड़ते रहेंगे, किसी को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो नई भर्तियां हैं लिखित परीक्षा से सारी की सारी आए और फर्जीवाड़ा जो है हर भर्ती में रुके, इसके लिए एक कानून बनाने के लिए हमारा जो एक क्रांति मार्च चल रहा है फर्जीवाड़े के खिलाफ, और जो लिखित परीक्षा से सारी भर्तियां आए इसके लिए, तो उसमें भी बड़ी सफलता हमें जल्द मिलेगी और इस क्रांति मार्च को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग साथ बनाए रखें, और कोई कबूतर उछल कूद मचाता है तो उस कबूतर का इलाज जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आपके भाई को कुछ बोलना पड़े। आप लोगों को ही उसको वहीं के वहीं निपटाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के लिए जब इतना भागदौड़ कर रहे हैं, इतना लड़ रहे हैं, तो आप लोगों का ये होना चाहिए कि भाई हाँ, हमारे भाई के खिलाफ कोई गलत कैसे बोल सकता है। तो साथियों, एक भी व्यक्ति बोले तो वैसे तो कोई बोलता ही नहीं है, कोई गिने चुने होते हैं, उनकी सिर्फ राजनीति की आदत होती है साथियों। तो साथियों, बस इतना ही कह के मैं आप सभी से अभी तो इतना ही कहना चाहूंगा कि आगे जो विभिन्न मुद्दे बच गए, जो नई भर्तियां आनी है पैरामेडिकल की, कैडर बन के ओटी टेक्नीशियन हो, ईसीजी की हो, उनके लिए संघर्ष अगले सप्ताह से मजबूती से जारी हो जाएगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें, नर्सिंग की नई भर्तियां लेके आ रहे हैं, सभी के सभी लिखित परीक्षा से भर्तियां होंगी, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। लिखित परीक्षा का जो हमारा मुद्दा था वो सबसे बड़ा मुद्दा था, सबसे बड़ी लड़ाई थी, उसके लिए अलग से फाइल हम लोगों ने चलवाई, यही हमारी बड़ी जीत थी और वो हमारा बहुत जल्द क्लियर होकर आ रहा है मामला। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। और जो संविदा कर्मी साथी हैं, कुछ लोग मांग करते रहते हैं स्थायित्व की, तो उनके लिए हम कहना चाहते हैं कि उनको अलग से कैडर बना के तुरंत प्रभाव से आप नियमित करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे जो साथी लोग हैं, जो उनके लिए जो नए साथियों के लिए भी भर्तियां अलग से आनी चाहिए और लिखित परीक्षा से सारी भर्तियां आनी चाहिए। लिखित परीक्षा से उनकी भर्तियां करवा के उनको भी न्याय देना चाहिए। 8-8, 10-10 साल से वो प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, 10-10, 12-12 हजार में, वो भी बहुत सोचने लायक है। तो इसके लिए स्पेशल कुछ ना कुछ नियम बनवा रहे हैं, क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट लागू करवा रहे हैं, एक्ट जो है उसको लागू करवा रहे हैं, जिससे प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटलों में भी स्थितियां सुधारी जा सके, उनमें सैलरी भी बढ़ाई जा सके। और साथियों, आखिरी जो है ट्यूटर्स को मैं कहना चाहता हूं कि नर्सिंग ट्यूटर्स सभी साथ दें, उनके लिए नई भर्तियां हम लेके आ रहे हैं। ज्यादातर जो है आरयूएचएस में भी हमारी जो 46 भर्तियां हैं उनके लिए बात हुई है, वो फाइल अब आगे मूवमेंट में आ रही है और इसके लिए मैं सीएस साहब से भी मिलूंगा। जो ट्यूटर्स की जितनी भी भर्तियां उनके लिए भी, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी, और मेडिकल कॉलेजेस में भी जितने भी ट्यूटर्स हैं उनके लिए भी, और एसएफएस सीटें ना रह के गवर्नमेंट की सारी सीटें होनी चाहिए। चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य को पूरी तरह से अलग करके मजबूती से इस ढांचे को तैयार किया जाए और उनके लिए लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों।